हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिष्टी का शुरू से ही एक ही सपना था कि उसके पास दुनिया की सारी खुशियाँ, ऐशो आराम और बहुत सारी धन दौलत हो। मिष्टी एक काफी पढ़ी लिखी लड़की थी जो कि अपने बॉयफ्रेंड अनुभव के साथ एक कार के शोरूम में काम किया करती थी। वो वहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट थी, तो वहीं अनुभव बिलिंग काउंटर पर काम करता था। अनुभव उससे सच्चा प्यार करता था और एक दिन अनुभव मिष्टी से बोलता है, मिष्टी, हम दोनों मिलकर अपना सपने पूरे करेंगे। देखना, एक दिन ऐसी ही कार हमारे पास भी होगी। पर ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। पर तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। हम मिलकर सपने पूरे करेंगे अपने। आजकल की दुनिया इतनी स्मार्ट हो गई है और ये बेवकूफ इंसान और मिष्टी वो मेहनत क्यों करे। मैं अपने लिए एक अच्छा सा अमीर लड़का चुनूंगी, रातों रात अमीर हो जाऊंगी मैं। हेलो मैडम, कहाँ खो गई? कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोचने लगी थी हम दोनों के बारे में। इतना बोलकर वो दोनों एक दूसरे को गले लगा देते हैं और अपने अपने काम पर चले जाते हैं। तभी एक सफेद गाड़ी से हितेश नाम का एक लड़का वहाँ आता है। मिष्टी हितेश को देखकर उसके बारे में जानकर उसकी दीवानी हो जाती है और उसे मीटिंग रूम तक छोड़कर वापस अपने रिसेप्शन डेस्क पर आती है, जहाँ उसके बारे में सोचने लगती है। लड़का हैंडसम भी है, काफी अमीर भी है। मिष्टी बेटा, जैसा तूने सोचा था बिल्कुल वही है। लपक के पकड़ ले अब तो इसे। मिष्टी हितेश के बारे में सोचते सोचते ही अपना काम भी करती रहती है। साथ ही वो उसके बाहर आने का भी इंतजार करती है ताकि वो कुछ देर के लिए हितेश से बात कर सके। थोड़ी देर बाद हितेश बाहर आता है और मिष्टी उसको रोककर बोलती है, एक्सक्यूज मी सर, आई एम सॉरी आपको डिस्टर्ब करने के लिए, बट आपको यहाँ रजिस्टर में एंट्री करनी है। मुझे आपके कुछ डिटेल्स चाहिए होंगी। यस मैम, ऑफ कोर्स, पूछिए। हितेश रजिस्टर में एंट्री करके वहाँ से चला जाता है और मिष्टी जल्दी से रजिस्टर से उसका नंबर अपने फोन में सेव कर लेती है। तभी उसकी नजर उसके नाम पर जाती है और वो बोलती है, यहाँ हितेश लिखा है और मीटिंग शेड्यूल में तो खैर छोड़ ना मिष्टी, क्या पता वो उसके फादर का नाम हो। शाम को जब ऑफिस खत्म होता है तो वो अभिनव के साथ घर जा रही होती है, जहाँ रास्ते में वो हितेश के बारे में ही सोचती रहती है और बहुत खुश होती है। अनुभव उसे यूं ही मन मुस्कुराता हुआ देखकर बोलता है, क्या हुआ जान? आज मेरी जान बहुत खुश लग रही है। कोई खास बात है क्या? खुश तो होगी ना, मेरा सपना बहुत जल्द पूरा जो होने वाला है। मेरा मतलब कि तुम मेरे साथ हो तो हम मिलके अपने सपने पूरे करेंगे। हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और घर जाते ही वो हितेश को मैसेज करती है और अपने बारे में बताती है। हितेश भी उससे बातें करने लगता है और देखते ही देखते मिष्टी अनुभव से दूर होने लगती है और हितेश के करीब आ जाती है। एक दिन अनुभव उन दोनों को एक साथ देख लेता है और जब मिष्टी शोरूम आती है तो अनुभव उससे बोलता है, वाह, क्या प्यार है तुम्हारा। प्यार उस अमीर लड़के से करती हो और ढोंग मुझसे। ये साथ निभाया तुमने मेरा। हो गया तुम्हारा, बोल लिया ना तुमने। और वैसे भी मेरी किस्मत मुझे एक मौका दे रही है अपनी किस्मत को सुनहरा बनाने का, तो मैं इस मौके को क्यों गवाऊं। और वैसे भी तुम्हारे साथ रही ना तो मेरा फ्यूचर कभी नहीं चमकेगा। अरे तुम तो दो मुंह वाली सांप निकली। अगर ऐसा ही था तो इतने दिन तक अच्छी बनने का और मुझसे प्यार करने का नाटक क्यों किया? देखो, मैंने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं था। अरे वो तो बस एक अट्रैक्शन था और ये सब भी मैंने इसीलिए किया क्योंकि तुम मेरी सारी जरूरतों को टाइम पर पूरा कर देते थे। लेकिन सिर्फ जरूरतों से काम नहीं होता ना, मुझे मेरी लाइफ में और भी बहुत कुछ चाहिए जो तुम मुझे कभी नहीं दे सकते। अब तुम चाहे मुझे दो मुंह वाला सांप बोलो या दो चेहरे वाली लड़की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना बोलकर वो अपनी जॉब और अनुभव दोनों को लात मारकर हितेश से शादी कर लेती है। और जब हितेश उसे अपने घर ले जाता है तो उसका छोटा सा घर देखकर मिष्टी हैरान हो जाती है और बोलती है, हितेश, ये किस नौकर के घर में ले आए तुम मुझे?
देखो मैं अभी बहुत थक गई हूँ, पहले हम अपने घर चले, फिर मिल लेना तुम्हें जिससे मिलना है। मिष्टी, ये मेरा छोटा सा घर है जहाँ मैं अकेले रहता हूँ। बचपन से बड़े मालिक शंकर प्रसाद जी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। उनका मुझ पर बहुत उपकार है। मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। क्या? इसका मतलब तुम एक नौकर हो? अगर तुम नौकर हो तो उस दिन इतनी महंगी गाड़ी। बड़े मालिक मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं और उनका सारा काम मैं ही संभालता हूँ। छोटे मालिक विदेश में है ना, इसलिए उनकी गैर मौजूदगी में मैं ही सब काम संभालता हूँ। वो उस दिन रजिस्टर में उन्हीं का नाम था। मालिक नहीं आ सकते थे, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा था। हितेश की सच्चाई जानकर मिष्टी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है, साथ ही अनुभव के सच्चे प्यार का भी। वो उसी समय रोते हुए अनुभव के पास जाती है और उससे माफी मांगते हुए बोलती है, अनुभव मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मिष्टी रोते हुए अनुभव को सारा सच बता देती है और साथ ही कहती है, मुझे माफ कर दो, पर अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। हम दोनों मिलकर साथ रहेंगे, अपने सपने पूरे करेंगे। जो दो चेहरे लेकर घूमते हैं ना मिष्टी, उनके साथ ऐसा ही होता है। और अगर सच में तुम्हें प्यार की कदर हुई होती तो तुम आज हितेश की गरीबी देखकर मेरे पास नहीं आती, बल्कि उसकी गरीबी को इग्नोर कर उसका सच्चा प्यार देखती, उसके साथ रहती। और अगर तुम सच में बदल गई हो ना, तो हितेश के पास जाओ और उसको सारा सच बताओ। अनुभव उसे हितेश के पास ले जाता है और मिष्टी अपना सारा सच बताती है। मिष्टी दोनों से अपनी गलती की माफी मांगती है और उसका ये असली रूप देखकर हितेश की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो बोलता है, तो ये है तुम्हारी असली रूप, इसलिए तुम मेरा छोटा सा घर देखकर हैरान हो गई थी, है ना? मुझे माफ कर दो हितेश, पर अब मैं समझ गई हूँ और मुझे किसी भी चीज का कोई लालच नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दो। हितेश, इसे माफ कर दो। मिष्टी को सच में अपनी गलती का एहसास है और माफ करने वाला तो सबसे बड़ा होता है। इसका प्यार भले ही झूठा था, भले ही ये दो चेहरे लेकर घूम रही थी, पर तुम तो इससे सच्चा प्यार करते थे ना, तो इसे प्लीज माफ कर दो। अनुभव की बात मानकर और अपने सच्चे प्यार को देखकर हितेश मिष्टी को एक मौका दे देता है और उसे माफ कर देता है। मिष्टी और हितेश अपनी जिंदगी की दोबारा शुरुआत करते हैं और दिन रात एक करके कड़ी मेहनत करते हैं और देखते ही देखते दोनों मिलकर अपने सपनों का महल खड़ा करते हैं और धीरे धीरे मेहनत करके ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद दोनों मिलकर अपने सपनों को पूरा करते हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। सलोनी एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। स्वभाव से भी वो बहुत ही ज्यादा मजाकिया किस्म की थी। उसको हर चीज पर डबल मीनिंग बात करने की आदत थी। ऐसे ही एक दिन सलोनी अपने बॉयफ्रेंड आयुष से फोन पर बात कर रही होती है और तभी आयुष उससे कहता है, यार कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलेंगे और बातें करेंगे हम? अच्छा तो क्या करें फिर? हाँ यार, अब रहा नहीं जाता तुम्हारे बिना। अच्छा वो सब छोड़ो ना, चलो आज कुछ तूफानी तूफानी बातें करते हैं। तूफानी? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। ये सुनते ही तुम्हारे खड़े हो गए होंगे ना? क्या? अरे कान बाबा, अभी तक तो सुन नहीं रहा था जब मैं इतना कुछ बोल रही थी। बोलो बोलो। तुम्हें क्या लगा था वैसे? पर मुझे लगा कि खैर जाने दो। तुम भी चुपचाप सो जाओ। गुड नाइट। ऐसे ही समय बीतता जाता है और आयुष सलोनी की डबल मीनिंग वाली बातों से बहुत परेशान हो जाता है। वो हमेशा से उसे समझाता था, पर सलोनी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी और वो अपनी इस आदत पर कायम रहती थी। ऐसे ही एक दिन सलोनी और आयुष दोनों पार्क में मिलते हैं, जहां आयुष उससे बोलता है, बेबी आज कितना अच्छा मौसम है, चलो कहीं अच्छी सी रोमांटिक जगह जाते हैं। आयुष तुम्हारा गिर गया। कहाँ और क्या गिर गया? अरे देखो ना, वो कब से नीचे गिरा हुआ है। आयुष यहाँ वहाँ देखने लगता है। तभी सलोनी उससे कहती है, तुम्हारा दिमाग बेवकूफ, नीचे गिरा हुआ है। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली है ना? अच्छा जी। ऐसे ही कुछ समय बाद सलोनी और आयुष एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और आयुष उसे अपने घर ले आता है, जहाँ उसकी माँ निम्मो उन दोनों का स्वागत करती है। तभी सलोनी निम्मो से बोलती है, माँ जी मैं आपके छूना चाहती हूँ। अरे दैया, क्या छूना चाहती है तू बहू?
आपके पैर माँ जी, पैर छूना चाहती हूँ आपके। तो छू लेना, मना किसने किया है? सभी अंदर आ जाते हैं और ऐसे ही हंसी खुशी समय बीतता जाता है। और एक रात आयुष सलोनी से बोलता है, सलोनी, आई लव यू यार। क्या बात है, आई लव यू से काम नहीं चलेगा। गिफ्ट लाए हो तो बताओ फिर। हाँ ना, ये देखो। वाह, ये कितना सुंदर है। आई लव यू टू आयुष। आई लव यू टू से काम नहीं चलेगा। अच्छा जी, वाओ, कितने सॉफ्ट हैं। क्या सॉफ्ट है? अरे तुम्हारी कमर। तुम्हें क्या लगा? कुछ भी तो नहीं। अरे अरे बोलो ना। देखो, गुदगुदी मत करो वरना मेरा यही हो जाएगा। क्या? मूड खराब। और क्या? अरे बेबी, ऐसे कैसे मूड खराब होने दूंगा। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और सलोनी पूरे घर की जिम्मेदारियां अच्छे से निभा लेती है। ऐसे ही एक दिन उसकी सास उससे बोलती है, सलोनी बहू, जरा इधर तो आ। हाँ माँ जी, बोलिए। कल मेरी छोटी बहन बिल्लो आ रही है और वो कुछ ही दिनों के लिए यहीं हमारे साथ रहेगी, तो उसकी खातिरदारी में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। हाँ जी माँ जी, वो मैं कह रही थी कि आप कमरे में चलती तो मैं आपके दबा देती जोर से। हाय राम, क्या दबाएगी मेरा तू? अरे पैर माँ जी, पैर दबा देती आपके। अरे निकम्मी, तो पूरा बोला करना। इसी तरह अगले दिन निम्मो की बहन बिल्लो आती है और अपनी बहन निम्मो के गले लग जाती है। थोड़ी देर बाद सलोनी वहाँ चाय नाश्ता लेकर आती है और उन्हें सर्व करती है और वहाँ से निकल जाती है। कुछ ही देर बाद बिल्लो अपनी बहन से कहती है, हाय जीजी, बहू तो बहुत सुंदर लाई है। हाँ बहन, यही है सुंदर सी। पूरी जिम्मेदारियों को इसी ने संभाल रखा है, मैं तो बस अब आराम करती हूँ। अरे मेरी बहू तो एक नंबर की निकम्मी, कामचोर, नालायक है। पता नहीं पिछले जन्म में मैंने कौन से पुण्य किए थे जो मेरी इतनी अच्छी बहू आई है। बिल्कुल सर्वगुण संपन्न है मेरी बहू। सही कहा जीजी। बिल्लो को उन दोनों का प्यार देखकर उनसे जलन होने लगती है और वो मन ही मन सोचती है, बड़ी तारीफ कर रही है ना अपनी बहू की। हाँ, देख लेना, एक दिन तेरी ये सारी तारीफ ना नफरत में बदल दूंगी। तुम सास बहू की जोड़ी को अगर मैंने तोड़ ना दिया ना तो मेरा नाम भी बिल्लो नहीं। अरे जब मैं परेशान रहती हूँ अपनी बहू से तो तुम्हें भी जीजी कोई हक नहीं है खुश रहने का। फूट तो मैं डलवा कर ही रहूंगी। ऐसे ही समय बीतता जाता है और बिल्लो दोनों सास बहू में फूट डलवाने की तरकीब सोचने लगती है। और एक दिन निम्मो की तिजोरी से उसके कुछ जेवर चोरी करके सलोनी की अलमारी में रख देती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद जब निम्मो अपनी तिजोरी खोलती है तो वो देखती है कि वहाँ उसका एक हार नहीं है और ये बात वो जाकर सभी को बताती है। ऐसे में बिल्लो कहती है, हाय जीजी, मैं तो कहती हूँ सबके कमरे की तलाशी ले लो, तभी सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, ये सब मेरा परिवार है और मुझे मेरे बच्चों पर पूरा यकीन है और यहाँ तक कि मुझे पता है कि तू भी ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकती। शायद मुझसे ही कोई गलती हुई होगी, मैं दोबारा देख लूंगी। पर माँ जी, वो हार तो आपको बहुत पसंद है, आखिर आपकी मम्मी की निशानी है वो। हाँ बहू, कोई बात नहीं, शायद मैंने ही कहीं इधर उधर रख दिया होगा। माँ जी अच्छे से याद कीजिए, आपने कहाँ रखा था? ओहो हो, बड़ी सहानुभूति दिखा रही है। मुझे तो लगता है जीजी हार इसी ने चुराया है। बस कर बिल्लो, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू पर इल्जाम लगाने की? मेरी बहू लक्ष्मी का रूप है, समझी? आज तो बोल दिया है और आज के बाद मेरी बहू के बारे में एक शब्द मत बोलना। अरे अच्छे से जानती हूँ मैं जीजी ऐसी लड़कियों को। ये मत भूल, ये कोई अनजान लड़की नहीं है, मेरे घर की बहू है और मेरे बेटे की बीवी, समझी? और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई मेरी बहू के बारे में कुछ भी बोल जाए। बिल्लो गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है
बिल्लो फिर से एक दिन अपने कमरे में बैठकर उन दोनों सास बहू के बीच फूट डलवाने के बारे में सोचने लगती है और खुद से बातें करते हुए बोलती है, इस बेइज्जती का बदला तो मैं लेकर रहूंगी। अब बहू इतनी प्यारी हो गई कि उसके लिए अपनी छोटी बहन को सुना दिया। ना जीजी ना, ये तो मैं कभी नहीं सहूंगी। अब तो मुझे कोई भारी कदम उठाना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ दिन बाद आधी रात को जब सभी लोग सो रहे होते हैं तो बिल्लो चुपके से उठकर और निम्मो के कमरे में जाकर उसके सारे जेवर चुरा लेती है और सलोनी के कमरे में रखती है। तभी अचानक सलोनी लाइट ऑन कर देती है और वहाँ निम्मो, सलोनी और आयुष सभी आ जाते हैं। इस सब के बाद निम्मो बिल्लो को एक जोरदार तमाचा लगाती है और गुस्से से उससे कहती है, बिल्लो तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे कौन सी कमी रह गई थी मेरे प्यार में? और अगर तुझे ये सब कुछ चाहिए ही था तो मुझे बोल देती। छी, मुझे तो शर्म आती है तुझे अपनी बहन कहते हुए। माफ करना जीजी, मैं अपनी जलन की आग में इतना ज्यादा जल गई थी कि मुझे लगा कि जैसे मैं अपनी बहू से खुश नहीं रहती वैसे किसी को भी खुश रहने का हक नहीं है, इसीलिए मैंने ये सब किया। मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा, तो तूने ये सब कुछ इसीलिए किया? तो मैं भी कह देती हूँ कि तू भी अगर ऐसे ही सबको परेशान करेगी ना तो खुद भी कभी खुश नहीं रहेगी। अरे तू दूसरों का भला नहीं कर सकती तो कम से कम उनका बुरा भी तो मत कर। और अगर तू ये बात अच्छे से समझ जाएगी ना तो खुद भी ना तो कभी परेशान रहेगी और ना तुझे कोई दुख होगा। इस तरह बिल्लो को अगले ही दिन अपनी बहन के घर से जाना पड़ता है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है और निम्मो अपने परिवार, अपने बेटे और बहू के साथ हंसी खुशी फिर से रहने लगती है। नायरा डिगिन कैफे में 1 घंटे से लगातार कार्तिक का इंतजार कर रही थी। तभी भागते हुए कार्तिक नायरा के पास हाथों में गुलाब लिए आता है और उससे कहता है, नायरा सॉरी यार, आने में देर हो गई। वो मेरी बाइक खराब हो गई थी, फिर मैं भागते भागते आया वहाँ से। तुम्हें पता है ना मैं कितनी देर से तुम्हारा वेट कर रही हूँ और तुम हो कि बाय, मैं नहीं बात कर रही तुमसे। नायरा मेरी बात तो सुनो प्लीज यार, मान जाओ। नायरा चली जाती है और उसके पीछे पीछे कार्तिक भी चलने लगता है और उसे मनाता है, लेकिन वो फिर भी नहीं सुनती। सामने से अचानक एक बाइक आ रही होती है और नायरा को इस सब के बारे में नहीं पता होता। तभी कार्तिक उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे अपने गले से लगाकर बोलता है, तुम पागल हो क्या नायरा? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मेरी तो जान ही निकल गई थी अभी। हाँ तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कल हमारी शादी है, तुम्हें पता भी है मैं कितनी मुश्किल से छुपते छुपाती यहाँ पर आई हूँ तुमसे मिलने। हाँ तो मैं भी तो छुप कर आया हूँ तुमसे मिलने, मेरी चुईया। हाँ मेरे बंदर, आई नो। चलो अब इस मोमेंट को अच्छे से एंजॉय करते हैं। वैसे भी सरकार का कोई भरोसा नहीं है, कब लॉकडाउन लगा दे। हाँ नायरा, कल से हम पति पत्नी के पवित्र बंधन में बन जाएंगे, इसलिए आज फिर से तुम्हें एक बार प्रपोज कर रहा हूँ। आई लव यू नायरा, आई लव यू सो मच मेरी चुईया। आई लव यू टू कार्तिक, मेरा बंदर। दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा सा वक्त बिताकर अपने अपने घर चले जाते हैं और अगले दिन कार्तिक और नायरा दोनों ही अपनी अपनी फैमिली के साथ मिलकर कोर्ट चले जाते हैं और वहां जाकर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। जिसके बाद नायरा की विदाई होती है और वो कार्तिक के साथ अपने ससुराल पहुंच जाती है। यहाँ उसकी सासू माँ सुहासिनी उसका गृह प्रवेश करवाती है और उससे बोलती है, तुम दोनों बहुत थक गए होगे ना, जाओ जाकर अपने कमरे में आराम कर लो। हाँ माँ, मैं तो थक गया हूँ, सोने जा रहा हूँ। आह मेरी कमर दर्द कर रही है। हाँ माँ जी। अच्छा मैं भी जाऊँ? मैं इनको बाम लगा देती हूँ, बंदर को दर्द हो रहा है। बहू तुमने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं माँ जी, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। दोनों कमरे में चले जाते हैं और नायरा कार्तिक को बेड पर धक्का देकर गिरा देती है। लगता है तुम्हें बहुत जल्दी हो रही है उसकी। किसकी? वही हस्बैंड वाइफ वाले रोमांस की। नहीं तो किसने कहा तुमसे? मैं जानती हूँ तुम्हारे कोई कमर में दर्द नहीं हो रहा, सब नौटंकी कर रहे थे बाहर तुम, बंदर कहीं के। अगर मैं बंदर हूँ तो तुम चुईया हो, समझी?
इस तरह दोनों एक दूसरे से पिलो फाइट करने लगते हैं और अपनी इस क्यूट सी नोकझोंक में आधी रात कर देते हैं और एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। अगले दिन सुहासिनी उनके कमरे के बाहर आकर नॉक करती है और बोलती है, कार्तिक, नायरा, दोनों जल्दी उठकर नीचे आ जाओ, नाश्ते पर हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कार्तिक नहाकर तैयार हो जाता है। तभी नायरा अपने ब्लाउज की डोरी बांध रही होती है, लेकिन वो नहीं कर पाती। ऐसे में कार्तिक उसकी तरफ जाता है और डोरी बांध देता है। इस तरह दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से मिरर में देखने लगते हैं और कुछ समय एक दूसरे के साथ बिताने के बाद वो नाश्ता करने के लिए नीचे चले जाते हैं। माँ जी, आप कुछ कह रही थी? हाँ नायरा, जैसे कि तुम्हें पता है कि पगफेरे की रस्म शादी के अगले दिन ही होती है, तो तुम्हें आज अपने मायके जाना पड़ेगा और ये रस्म निभानी पड़ेगी। क्यों माँ, नहीं जाएगी नायरा कहीं भी? रहने दो, कल ही तो आपके बेटे की उससे शादी हुई है। कार्तिक, उसे जाना तो पड़ेगा ही ना, और वैसे भी 2 ही दिन की तो बात है, उसके बाद तो इसे हमेशा यहीं रहना है। माँ जी सही कह रही है कार्तिक, मैं जल्दी आ जाऊंगी। पक्का? पक्का कार्तिक, प्रॉमिस, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी, क्योंकि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अरे तुम दोनों भी ना, अरे रस्म ही तो है, अगर नहीं होती तो मैं बिल्कुल नहीं भेजती इसे। चलो कार्तिक, अब बिना देर किए इसको छोड़ कर आओ इसके मायके। कार्तिक नायरा को छोड़ने के लिए उसके मायके जाता है और उसकी मम्मी आकांक्षा के पैर छूता है। आकांक्षा दोनों का ही घर में टीका करके स्वागत करती है और चाय नाश्ता देते हुए कहती है, कार्तिक, तुझे ये ज्यादा परेशान तो नहीं करती ना बेटा? माँ, आपने इसको यहाँ बुला लिया, अब कैसे तंग करेगी मुझे? ओ मेरा बंदर, अभी से याद आने लगी मेरी। देखो, तुम ज्यादा मत बनो, ठीक है? हाँ, आ रही है याद, तुमको तो आती नहीं है ना? ओफो, तुम दोनों फिर शुरू हो गए। अरे पति पत्नी हो तुम, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नहीं जो सारा दिन लड़ते रहते हो। माँ देखो ना, फिर से परेशान करने लग गई। अच्छा कार्तिक, अब तुम ध्यान से घर जाना और 2 दिन बाद नायरा को लेने आ जाना। कार्तिक उसे बाय बोलकर अपने घर लौट जाता है और घर पहुंचकर नायरा के बारे में सोचने लगता है और उसे याद करता है। ऐसे ही शाम को जब वो टीवी ऑन करके देखता है तो उसे न्यूज से पता चलता है कि कोरोना महामारी की वजह से देश की हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ती जा रही है और सरकार को अचानक संपूर्ण लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। जैसे तैसे कर कुछ वक्त बीत जाता है, लेकिन ये 1 महीना नायरा और कार्तिक के लिए बिताना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से दूर रह ही नहीं सकते थे और इस कोरोना की महामारी में लॉकडाउन की वजह से वो दोनों पल पल बस एक दूसरे के बारे में और एक दूसरे की सलामती के बारे में ही सोचते रहते थे, क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान हर जगह कड़ा पहरा था। पुलिस चारों तरफ फैली हुई थी, कोई भी अपने घर से बाहर नहीं जा सकता था और अगर जाता तो सिर्फ और सिर्फ जरूरी काम से। इस सब के बीच कार्तिक और नायरा के बीच में बेहद दूरियां आ जाती हैं और जब एक दिन उनके सब्र का बांध टूट जाता है तो कार्तिक अचानक नायरा को फोन करके उसे अपने घर की बालकनी पर आने के लिए बोलता है और खुद मास्क लगाकर पुलिस वालों से छुपते छुपाते उसके घर की बालकनी के नीचे पहुंच जाता है, जहां नायरा पहले से ही उसका इंतजार कर रही होती है और वो दोनों इशारों में एक दूसरे से बातें करते हैं। लेकिन तभी वहां पर 2 पुलिस वाले आ जाते हैं और कार्तिक को ऐसी हरकतें करते देख उसे डंडों से मारने लगते हैं। तभी कार्तिक जोरों से चिल्लाता हुआ उन पुलिस वालों से कहता है, सर मारिए मत, मैं अपनी बीवी से ही मिलने आया था। हाँ सर, ये सही कह रहे हैं, ये मेरे पति है, इन्हें जाने दीजिए। अरे पागल समझा है पुलिस वालों ने? तेरी बीवी दूसरे के घर की करेगी? सर मेरी नई शादी हुई थी, मिला भी नहीं जब से, और पगफेरे की रस्म वाले दिन ये यहाँ आई थी और तभी ये लॉकडाउन में यहाँ फंस गई। हाय बेचारे की हालत देख, खीर बना ली लेकिन खा नहीं पाया। कार्तिक वापस अपने घर लौटने से पहले नायरा को अच्छे से बाय बोलता है, उसे फ्लाइंग किस भी देता है और घर पहुंचने के बाद सबसे पहले नायरा को मैसेज करता है। शायद लॉकडाउन का असर है, ये जो अपनी नजदीकियां बढ़ने लगी। आज ये 40 फुट की दूरी क्या बिछी, कमबख्त
ये नजरें तुम्हें याद करने लगी। अपना ख्याल रखना कार्तिक, मेरे लिए तुम्हारी सलामती से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। कुछ हफ्ते यूं ही बीत जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे से वीडियो कॉल पर बातें करते हैं और धीरे धीरे लॉकडाउन भी खुलना शुरू हो जाता है। और जैसे ही कार्तिक को लगता है कि अब वो जाकर नायरा को वापस ला सकता है, तो वो तुरंत उसे लेने के लिए उसके मायके जाता है और उसे वापस घर लाता है, जहां उसने पहले से ही अपने रूम को बहुत ही रोमांटिक तरीके से डेकोरेट किया होता है। और दोनों एक दूसरे के करीब आकर एक दूसरे में खो जाते हैं और साथ ही अपनी फर्स्ट नाइट को भी एंजॉय करते हैं। सिया अपने पति मनोज के साथ दिल्ली में रहा करती थी। उसके ससुराल में उसके ससुर देवनाथ भी रहते थे। सिया हमेशा से ही अपनी स्लिम कमर पर तागड़ी पहना करती थी। जो कोई भी उसकी कमर को देखता तो वो उसका दीवाना हो जाया करता था। ऐसे ही एक दिन उसका पति उससे कहता है, हाय, तुम्हारी कमर को देखकर मेरा मन लालची हो जाता है। जी करता है कि अजी क्या जी चाहता है आपका? डूब जाऊं तुम्हारे प्यार की नदी में। कहीं डूब ही गए तो? यही तो चाहता हूँ मैं। तो डूब जाओ ना। मनोज सिया की कमर पर किस करता है और दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। साथ ही अपना रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन सिया तैयार होकर अपनी सोने की तागड़ी पहनने जाती है, तो वो देखती है कि उसकी अलमारी में वो तागड़ी है ही नहीं। वो अपने घर वालों को इस बारे में सब बताती है। सभी लोग मिलकर उसकी तागड़ी को ढूंढने लगते हैं, मगर उनको वो कहीं पर भी नहीं मिलती। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन सिया के ससुर देवनाथ बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करके बैठे होते हैं। तभी सिया वहाँ पर आकर बोलती है, पापा जी आपको कितनी बार समझाया है कि ये सब मत पिया कीजिए, मगर आप समझते ही नहीं है। अरे तू होती कौन है मुझे रोकने वाली? इतने में वहाँ मनोज आ जाता है और कहता है, तुम्हें बोलता था ना सिया कि इनको पैसे मत दो, और अब देखो कैसे बैठे हैं। अरे मैंने नहीं दिए इनको कभी पैसे। मुझे नहीं पता इनके पास पैसे कहाँ से आ गए। शायद इनके पास पहले से ही पैसे हो। दोनों पति पत्नी इस बात को लेकर एक दूसरे से बहस करने लगते हैं और देवनाथ अपनी मस्ती में मस्त रहता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन सिया नहाकर तैयार हो जाती है। सिया देखती है कि उसकी अलमारी में उसकी एक और सोने की तागड़ी नहीं है। वो फिर से ये बात अपने पति को बताती है। तभी मनोज कहता है, आखिर बात क्या है? घर में चोरी आखिर कौन कर रहा है? जी मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन मुझे समझ आ रहा है। कौन है इसके पीछे? कौन है बताइए मुझे। वक्त आने दो, तब बताऊंगा। ताकि जब तक मेरी सारी तागड़ी चोरी हो जाए, है ना? बोला ना, थोड़ा वेट करो। वक्त बीतता जाता है और मनोज एक सीसीटीवी कैमरा लाकर सिया के कमरे में लगा देता है और उस पर नजर रखने लगता है। और एक दिन वो देखता है कि उसके पिता देवनाथ सिया के कमरे में जाकर उसकी तागड़ी चुरा लेते हैं और मार्केट से खूब सारी ड्रिंक की बोतलें ले आते हैं। ये सब देखकर उसका खून खौल उठता है और वो गुस्से से देवनाथ के पास जाकर उसकी सारी की सारी बोतलें तोड़ते हुए बोलता है, ये सब क्या है पापा? आपने इतना बड़ा पाप किया है कि घर की लक्ष्मी का श्रृंगार चोरी करा। ये सब करते हुए छी, शर्म आनी चाहिए आपको। अबे तू मेरा बाप नहीं, मैं तेरा बाप हूँ, समझा? बड़ा आया मुझे समझाने वाला। तभी वहाँ सिया आ जाती है और कहती है, पापा जी ने बहुत गलत किया। मेरे पिताजी ने इतने प्यार से वो तागड़ी मुझे दी थी और इन्होंने उसे चुराकर बेच दिया। सिया तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए दूसरी तगड़ी ले आऊंगा। कोई बात नहीं मनोज, मगर इनको ठीक कैसे करेंगे हम? मैं तुम्हें अकेले में समझाऊंगा। जी ठीक है। कुछ भी कर लो तुम दोनों, मगर मुझे ये सब करने से नहीं रोक सकते। पापा जी आपको शर्म नहीं आती क्या? अरे हम दोनों कितना परेशान हैं। कम से कम अपने बच्चों की परेशानी को तो समझिए। अरे मेरे बारे में नहीं, तू अपनी तगड़ी के बारे में सोच रही है जो अब नहीं रही। हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया है ना जो इतनी शान से बता रहे हो। तीनों के तीनों मिलकर आपस में बहस करने लगते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है
और मनोज अब अपने पिता को घर की 4 दीवारी में ही बंद करके रखता है ताकि वो बाहर जाकर कुछ कर ना पाए। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और देवनाथ अब अचानक से खून की उल्टियां करने लगता है और धीरे धीरे बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है और पीना नहीं छोड़ पाता। ऐसे ही समय बीतता जाता है और उसकी हालत बद से बदतर हो जाती है। एक दिन सिया देखती है कि उसके ससुर को खून की उल्टियां हो रही है। वो जल्दी से मनोज को बुलाती है और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां डॉक्टर उनका इलाज करते हैं और थोड़ी ही देर बाद बाहर आकर कहते हैं, जी देखिए, बहुत ज्यादा नशा करने की वजह से इनके गुर्दे गलने लगे हैं। अभी भी समय है, अगर ये नशा करना छोड़ देते हैं तो शायद ये ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर, मैं बहुत परेशान हूँ इनकी हरकतों से, मगर ये मेरी एक नहीं सुनते। लेकिन आपको इनका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना, नहीं तो ये ठीक कैसे होंगे। ठीक है डॉक्टर, मैं अब इनको ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं करने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। हाँ डॉक्टर, भगवान ने हमें ये आखिरी मौका दिया है। अगर पापा जी अपनी सेहत पर ध्यान देंगे तो वो हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं। जी हाँ, मैं इनके लिए कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, आप बाहर जाकर उनको ले लीजिए और उनका टाइम पर देते रहिए। मनोज अपने पिता को घर ले जाता है और उसके पिता ड्रिंक ना कर सके इसीलिए वो उन्हें कमरे में बंद कर देता है और उनका खाना पीना भी उन्हें वहीं देता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और सिया देवनाथ को खूब हेल्दी खाना खिलाती है और समय पर सारी दवाइयाँ भी देती है और उनका पूरा ख्याल रखती है। धीरे धीरे देवनाथ की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगती है। वो फिर से खून की उल्टियां करते हैं और मनोज सिया के साथ मिलकर उन्हें फिर से हॉस्पिटल ले जाता है, जहां उनका इलाज होता है और थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं, जी बहुत ज्यादा नशे करने की वजह से आपके पिता का शरीर अंदर से गल चुका है और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। मैं बहुत ध्यान रखता था, पता नहीं ये सब कैसे हो गया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पापा जी हमें क्यों छोड़कर चले गए? मुझसे कहाँ कमी रह गई थी जो मुझे ये दिन देखना पड़ा? मैंने कहाँ गलती कर दी थी? अब क्या फायदा खुद को कोसने से, जो होना था सो हो गया। कुछ समय बाद एक दिन सिया देवनाथ के कमरे में साफ सफाई करने लगती है तो वो देखती है कि उसके ससुर की पूरी अलमारी बोतलों से भरी हुई है, जिसे देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है और तुरंत अपने पति को बुलाती है। और जब मनोज ये सब देखता है तो वो अपनी बीवी से बोलता है, ओह, तो पापा ने तुम्हारी तगड़ी बेचकर यहाँ ये सब खरीद कर रख रखा है। हाँ, और अब वो हमारे बीच नहीं रहे। अब मैं कभी तागड़ी नहीं पहनूंगी। न तागड़ी होती, न वो चोरी करते और ना इस दुनिया से जाते। कैसी बात कर रही हो, तगड़ी नहीं होती तो वो कुछ और चुराते, लेकिन अब दुखी होने से कुछ नहीं होगा। पापा ने जो किया ये उनके कर्म थे, ये शरीर भगवान का दिया है, उन्होंने उसका अपमान किया है, इसलिए वो अब इस दुनिया में नहीं है। इसलिए तुम ये सब कुछ भूल जाओ और अपनी तगड़ी पहनो। ऐसे ही समय बीतता जाता है और सिया भी फिर से तागड़ी पहनना शुरू कर देती है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ में अपने प्यार भरे लम्हों को खूब एंजॉय करते हैं और अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के प्यार के साथ बिता लेते हैं। आकृति अपनी माँ देवी के साथ रहा करती थी। आकृति एक बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की थी और उसे खुद से बहुत प्यार था। उसे अपने चेहरे पर एक पिंपल तक का निशान भी बर्दाश्त नहीं होता था। अगर वो किसी की बॉडी पर काले धागे या किसी भी तरीके के निशान देख लिया करती तो उसका मुंह बन जाया करता और वो उस निशान से दूर दूर रहने लगती। ऐसे ही एक दिन उसके लिए अमन नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है, जिसके चेहरे पर कुछ पिंपल्स होते हैं और उनके छोटे छोटे निशान भी, जिनको देखकर आकृति को गुस्सा आ जाता है और वो 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। साथ ही अमन अपनी माँ मीना के साथ आता है और मीना आकृति को देखकर बोलती है, अरे वाह जी वाह, आपकी छोरी तय घनी सुतरी से। बहन जी, हमने तो आपकी छोरी अपने अमन के लिए बहुत पसंद आगी। अरनू तो आपने बेरा है कि मारे अमन में कोई बुराई कोनी,
ऊपर तो उसकी सरकारी नौकरी भी से। और आपने तो पता ही है आजकल सरकारी नौकरी वाले छोरों की कितनी डिमांड है। और हमने तो अपने छोरे की सरकारी नौकरी पे कोई घमंड को नहीं। हमने 1 रुपया को नहीं चाहिए दहेज का, बस आप अपनी बेटी दे दो। माफ कीजिए आंटी जी, पर मुझे आपका सरकारी जॉब करने वाला लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे आकृति बेटा, तू ये क्या बोल रही है? अभी हम बड़ी बात कर रहे हैं ना। अरे वाह बहन जी, थारी छोरी जितनी सुंदर से ना उतना ही उसका घमंड 7वें आसमान पे पहुंच रहा से। संभाल कर राखी इसने। अरे वाह आंटी जी, आपको अपने बेटे की सरकारी नौकरी का इतना घमंड है तो मुझे अपनी सुंदरता का भी घमंड ना हो। और वैसे भी मुझे आपका अमन बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके मुंह पर काला दाग है और मुझे दाग वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, समझिए आप। तो कृपया करके आप यहाँ से जा सकती हैं, दरवाजा उस तरफ है। अरे वाह जी वाह, हम भी इसी छोरी ने अपने घर की बहू को न बनाना चाहते। चल मेरे छोरे अड़ते, कोई जरूरत को नहीं इसी बहू की। मीना गुस्से में अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है और खुद का रिश्ता तोड़ने के लिए देवी आकृति को बोलती है। अरे नाज बेटी, मुझे एक बात बता दे, कभी कोई लड़का तुझे पसंद आएगा या नहीं? मेरे सर में दर्द कर रखा है तूने। अरे तेरी उम्र के सारी लड़कियों की शादी हो गई, तू यहाँ बैठकर मेरी छाती पर मूंग दलते रही हो। देवी आकृति को बुरा भला सुनाकर वहाँ से चली जाती है, पर आकृति को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ऋषभ नाम के एक बहुत ही अच्छे और सुंदर से लड़के का उसके लिए रिश्ता आता है, जो कि अपनी माँ उर्मिला के साथ आकृति को देखने उसके घर आता है। आकृति की सुंदरता को देखकर उर्मिला को वो पसंद आ जाती है और वो बोलती है, देखिए बहन जी, लड़की तो बहुत ही सुंदर है, कोई कमी नहीं है उसमें और मुझे भी बहुत पसंद है। लेकिन अब जमाना बदल गया है, पहले जैसा तो कुछ भी नहीं रहा। तो बस इसीलिए मैं सोच रही थी कि क्यों ना बच्चों को थोड़ी देर के लिए अकेले में बात करने दिया जाए, ताकि वो लोग एक दूसरे को थोड़ा जान पहचान ले। बहन जी, आप सही बोल रही हो। बस ये नालायक लड़की हर बार की तरह इस बार भी रिश्ते को ठुकरा ना दे। हे भगवान, संभाल लेना। आकृति और ऋषभ दोनों अकेले में एक दूसरे से बातें करते हैं और एक दूसरे की पसंद नापसंद जानने की कोशिश करते हैं। आकृति को ऋषभ बहुत अच्छा लगता है और ऋषभ को भी आकृति पसंद आ जाती है, पर बातों ही बातों में ऋषभ आकृति से बोलता है, कमी हर इंसान में होती है, मुझे या मेरी फैमिली को उससे कोई दिक्कत नहीं, पर जिसके काले दाग होते हैं हम उनसे थोड़ा दूर ही रहते हैं। मुझे या मेरी फैमिली को पसंद नहीं, इसलिए कई रिश्ते हमें तोड़ने भी पड़े। सेम टू सेम, वैसे हम दोनों की पसंद काफी मिलती है। दोनों आपस में बात करते हैं और थोड़ी देर के बाद उर्मिला और देवी उन दोनों का रिश्ता पक्का कर देते हैं और उर्मिला अपने बेटे के साथ वापस घर लौट जाती है। अब वो दोनों शादी से पहले एक दूसरे से फोन पर बातें करते हैं और कभी कभी मिलते भी हैं। अब उनकी शादी का दिन पास आने लगा था, पर शादी से पहले ही आकृति की कमर पर फोड़े निकल जाते हैं। उसके फोड़े तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन उनके निशान और उनके दाग कमर पर रह जाते हैं और जब वो उन्हें ठीक करने की कोशिश करती है तो वो ठीक होने की बजाय वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। पर अपना रिश्ता टूट जाने और ऋषभ को खो देने की वजह से वो किसी को कुछ नहीं बताती और कुछ ही दिनों में उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद सुहागरात वाले दिन ऋषभ उसके पास आता है और उसे किस करता है। तभी आकृति उसे बोलती है, दूर रहिए मुझसे आप अभी। क्या हुआ आकृति, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मेरा हक है तुम पर, और तुम मुझे खुद से ऐसे दूर कर रही हो जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। आप बुरा मत मानिए, वो तो पंडित जी ने मुझे बताया है कि मेरी कुंडली में दोष है, इसीलिए मुझे कुछ दिनों तक आपसे दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी, बस इसीलिए। हे भगवान, अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि मेरी कमर पर तो गंदे काले निशान पड़ गए हैं। अगर इन्हें पता चल गया तो ये तो बिना कुछ सोचे समझे ही बस मुझे छोड़कर चले जाएंगे। और कुछ दिनों का इंतजार, पर कोई बात नहीं, कुछ ही दिनों की बात तो है, मैं कर लूंगा। इतना बोलकर ऋषभ सो जाता है और आकृति अकेले में रोने लगती है और पुरानी बातों को याद करती है
कि आखिर किस तरह वो काले दाग वाले लोगों से दूर भागा करती थी और किस तरह उसने इन काले दागों की वजह से कितने सारे रिश्तों को तोड़ भी दिया था। ये सब सोचकर वो धीरे धीरे खुद से बोलती है, मैं दूसरों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया करती थी, इसीलिए भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। सारी पुरानी बातें और साथ ही अपने पति को खुद से दूर करने के बारे में सोच सोच कर वो बहुत ज्यादा रोने लगती है और रोते रोते ही सो जाती है। अगले दिन ही आकृति एक अच्छी बहू की तरह अपनी सारी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है। कुछ समय तक सब कुछ बहुत ही अच्छा चलता है और एक दिन ऋषभ आकृति के लिए एक शॉर्ट ड्रेस लाता है और उसके पास जाकर कहता है, मैं अपनी ब्यूटीफुल वाइफ के लिए ये ब्यूटीफुल ड्रेस लेकर आया हूँ। ये तो शॉर्ट ड्रेस है, मैं नहीं पहनूंगी इसे। अरे कमाल करती हो, सारी बीवी चाहती हैं उनका पति उनको ऐसी ड्रेस दे और मैं तुम्हें दे रहा हूँ तो तुम मना कर रही हो। इसको पहनना ना पहनना तुम्हारी मर्जी है, पर जब तक तुम ये ड्रेस नहीं पहनोगी तब तक तुम मुझसे बात भी नहीं कर सकती। ऋषभ की नाराजगी और जिद देखकर आकृति वो ड्रेस पहन लेती है और उसके सामने आती है। ऋषभ उसकी कमर और पैरों पर काले दाग देख लेता है, जिस पर आकृति उससे बोलती है, ये रीजन है जिस वजह से मैं आपके पास नहीं आती थी और ये ड्रेस भी नहीं पहन रही थी। मुझे पता है अब आप मुझे छोड़ दोगे, क्योंकि आपको तो किसी के बदन पर काले दाग पसंद नहीं है। आप उसे देखते ही उसे रिजेक्ट कर देते हो। आकृति, शादी क्या कोई बच्चों का खेल है जो मैं तुम्हें तुम्हारे काले दाग के लिए छोड़ दूं? देखो, एक रिश्ते में रहकर उसको निभाने में विश्वास रखता हूँ मैं, तोड़ देने में नहीं। हाँ, अगर ये शादी से पहले मुझे पता चलता तो शायद मैं शादी ही ना करता, पर अब तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारा हर दुख सुख मेरा भी है और तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा और मुझे तुम अभी भी उतनी ही पसंद हो जितनी पहले थी। सच ऋषभ जी? हाँ माय स्वीटहार्ट। इतना बोलकर आकृति रोते हुए अपने पति को गले लगा लेती है और ऋषभ उसके माथे पर किस करता है और जैसी आकृति होती है उसे उसी रूप में बिना किसी शिकायत के अपना लेता है, जिसके बाद वो दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये काले दाग वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।